नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स को लेकर के। देखिए, इनकम टैक्स के अंदर मैं 50% से ज्यादा सिलेबस कवर करा चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने लास्ट टाइम आपका इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। और अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होने वाले टॉप पीवाईक्यूज को लेकर के, या फिर मैं कहूं आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो आपके 10 ईयर के क्वेश्चन है उनको, या मैं सिंपल लैंग्वेज में आप सभी को कह सकता हूं चैप्टर वाइज हम टॉप पीवाईक्यूज न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने सैलरी चैप्टर से जुड़ी हुई पहली क्लास डिस्कस कर ली थी, जहां पर मैंने आप सभी के साथ एक ऐसी न्यूमेरिकल को डिस्कस किया था जिसके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस, संभावना, प्रायिकता बहुत ज्यादा रहने वाली है। उम्मीद करता हूं आप सभी ने पहली क्लास को अच्छे से अटेंड कर लिया होगा, उस तरीके की न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करके देख लिया होगा। आज की क्लास नंबर 2 रहेगी सैलरी चैप्टर को लेकर के, और सैलरी चैप्टर के अंदर जो टॉप पीवाईक्यूज की सीरीज है उसके अंदर हमारा ये सेकंड क्वेश्चन रहेगा, जिस तरीके के सवाल अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास के दरमियान भी मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे, और अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया था, ये वाला न्यूमेरिकल था। जिन भी स्टूडेंट्स ने ये वाला न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं किया है, पहले आप लोग पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद ये जो आपका टॉप पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। आज की क्लास के अंदर एक नया न्यूमेरिकल मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, जहां पे काफी इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि अभी और अलग अलग फैक्टर यहां पे डाले गए हैं। जैसे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो पहला जो क्वेश्चन था हम लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आप सभी को प्रैक्टिस कराया था, वहां पे क्या पूछा गया था? दो तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं। पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे, आपको टैक्सेबल सैलरी को कैलकुलेट करना है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आपको टैक्सेबल सैलरी को कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट आप लोग ग्रोस सैलरी कैलकुलेट करते हैं, ग्रोस टोटल सैलरी कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई करते हैं, और आपको जो रिजल्ट मिलता है वो क्या आ जाता है? टैक्सेबल सैलरी का आ जाता है। अब दूसरे तरीके का सवाल क्या होता है? दूसरे तरीके का सवाल होता है, वहां पे पूछता है आपको नेट इनकम निकालना है। नेट इनकम में क्या होगा? जो आपने टैक्सेबल सैलरी निकाला है, इसके अंदर से आपको जितने भी आपके एक तरीके से अलग अलग सेक्शन लगते हैं डिडक्शन से रिलेटेड, उनको अप्लाई करना होगा और उन डिडक्शन को माइनस करना होगा। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, सेकंड तरीके का सवाल क्या होता है, आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे नेट इनकम पूछा जाएगा। क्लियर? जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस किया था, नेट इनकम पूछता है तो पहले टैक्सेबल सैलरी ही निकलेगा, उसके बाद नेट इनकम निकलेगा। एक तरीके का सवाल क्या होता है, आपसे दो चीजें कंबाइन पूछता है। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा नेट इनकम को कैलकुलेट कीजिए, और प्लस में हमें टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है। अब सर ये क्या लफड़ा है? ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। टैक्स लायबिलिटी का क्या मतलब? सबसे पहले नेट इनकम का तो वही मतलब है, आप लोगों को क्या करना है, आपको सबसे पहले ग्रोस टोटल सैलरी निकालना है। सैलरी चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए केवल सैलरी को कंसीडर करके चल रहा हूं, जो उसके बाद आप डिडक्शन माइनस करके नेट इनकम निकाल लेंगे। और यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या है? जो आपके पास ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी आया और न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग आपका टैक्स लायबिलिटी आया, उसके ऊपर अगर आपको याद हो तो हमें अलग अलग स्लैब रेट के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करना होता है। फिर हम उसके ऊपर जो आपका रिबेट है अप्लाई करते हैं, 4% सेस अप्लाई करते हैं, और फाइनली हम अपना रिजल्ट निकाल के दे देते हैं एग्जामिनर को। क्लियर? तो यहां पे ये जो सवाल है ना, ये सवाल को अगर आप लोग लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे दो चीजें हमसे पूछा गया है। दो चीजें क्या क्या पूछा गया है? सवाल को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, टोटल इनकम आपको कैलकुलेट करना है, अलोंग विद द आपको टैक्स लायबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है। और इस तरीके के सवाल आपको पूरे 18 मार्क्स में देखने को मिलेंगे, चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट हो। अब ध्यान से देखिएगा किस तरीके का सवाल है, क्या क्या चीजें पूछी गई है। यहाँ पे कह रहा है कि आपका इनकम आपको कैलकुलेट करना है। याद रखिएगा, कोई मिस्टर ए है, ठीक है ना, जो किसी भी मिस्टर, कोई भी मिस्टर ए है, या फिर जो आपका जेड इज ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ऑफ मिस्टर ए लिमिटेड एट ए गुड़गावा, ही हैज ए फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर हिज इनकम फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2025। 2025 में ईयर एंडिंग है, तो अगर आप लोग असेसमेंट ईयर की बात करते हैं तो असेसमेंट ईयर आपका 2025-26 कैलकुलेट होगा। क्लियर? सबसे पहले एस्पेक्ट क्या दिया हुआ है? बेसिक सैलरी। उसके बाद क्या दिया हुआ? डियरेंस अलाउंस। और डियरेंस अलाउंस के अंदर आपका 50% किसके लिए है? रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे कमीशन दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या है? आपका इंटरटेनमेंट अलाउंस गिवन है। उसके बाद
बाद अगर आप लोग देखेंगे एम्प्लॉयर कंपनी प्रोवाइड्स हिम विद ए रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो ये क्या आ गया आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन आ गया। इस तरीके का जो पॉइंट है वो लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी था। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे आपका ये इंटरेस्ट फ्री लोन वाला कॉन्सेप्ट फिर से आ गया है। अगर आप लोग देखेंगे आगे क्या है एम्प्लॉयर मेडिकल बिल्स, तो मेडिकल अलाउंस आप लोग कह सकते हैं ये क्या है मेडिकल बिल, सॉरी ये मेडिकल बिल है, मेडिकल अलाउंस नहीं है, ये आपका एक एस्पेक्ट। आगे देखेंगे तो कंपनी ने क्या पे किया है, प्रोफेशनल टैक्स पे किया है। और याद रखिएगा प्रोफेशनल टैक्स किसने पे किया है, अगर आप लोग देखेंगे कंपनी पेड द प्रोफेशनल टैक्स अकाउंटिंग टू द 2500 ऑन हिज बिहाफ, उसने अपने बिहाफ पे क्या किया है 2500 टैक्स को क्या किया पे किया है। तो हम क्या करेंगे पहले इस टैक्स को ऐड करेंगे, बाद में जाकर के हम इसको डिडक्ट कर देंगे। कंपनी कंट्रीब्यूट करती है 50,000 उसके रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। उसको रिसीव होता है 20,000 एज ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर मैं अभी आने वाला हूं इसलिए मैं स्टार मार्क कर देता हूं। उसके बाद 30,000 क्रेडिट होते हैं फोरसेड प्रोविडेंट फंड अकाउंट ड्यूरिंग द 2024-25, वही आपका इंटरेस्ट आ गया है। उसके बाद आपका डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी डिस्कशन करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम द टाटा मोटर्स लिमिटेड, ठीक है, जो भी अमाउंट गिवन है। उसके बाद एलआईसी वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। अगर आपको याद हो तो एलआईसी में हम लोगों का डेट काफी इंपॉर्टेंट है। डेट मतलब अगर आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे जो आपका टेकन प्रायर कितना है 1/4/2012 वाला डेटा गिवन है, जो हम लोगों ने अपनी क्लास के दरमियान पढ़ा था। उसके बाद 2 डोनेशन आ गए हैं। डोनेशन जब भी आता है मैंने बताया था हम लोग आपका डिडक्शन अप्लाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन या फिर अंडर द सेक्शन 80G, अभी मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है। वही आपको टोटल इनकम और क्या करना है टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है। अब काफी बच्चों के दिमाग में कई चीजें आ गई होंगी कि सर कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कैलकुलेट करने में डिफिकल्टी होगा। तो सबसे पहले तो माय डियर फ्रेंड्स हमारा क्या आएगा, सबसे पहले तो हमारा फॉर्मेट आएगा। तो फटाफट से हम सबसे पहले क्या करेंगे हम अपने फॉर्मेट को तैयार करेंगे। ध्यान दीजिएगा फॉर्मेट में आपको दोनों तरीके से कराने वाला हूं, चाहे आप लोग ओल्ड रेजिम लेके चले चाहे आप लोग न्यू रेजिम लेके चले, ठीक है। अब सवाल में पूछा जाएगा ओल्ड रेजिम की बात हुई है कि न्यू रेजिम की बात हुई है, तो जिस भी रेजिम की बात होती है आपको उसी तरीके से सवाल को एक तरीके से सोल्व कर देना है। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैंने 2 आपके अमाउंट के पर्टिकुलर्स के ये आपका लिख दिया है। यहाँ पे अभी क्या लिखना है यहाँ पे, तो अगर आप लिखेंगे सबसे पहले आपका ऊपर आ जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ द नेट इनकम ऑफ ए मिस्टर, जो भी आपका क्या नाम दिया हुआ है आपका जेड है, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द मिस्टर जेड आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूं, सीधा लिख देता हूं, आप लोग क्या कहेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ठीक है ना। आप लोग कहेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम, आपको नेट इनकम कैलकुलेट करना है ऑफ मिस्टर जेड। किसकी बात हो रही है, जेड की बात हो रही है। असेसमेंट ईयर कितना लेके चल रहे हैं आप लोग 2025-26 लेके चल रहे हैं। क्लियर, अब ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि सर क्या क्या डेटा गिवन है। यहाँ पे क्या है सबसे पहले तो आप लोग क्या गिवन है, आप लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, आप लोग पर्टिकुलर्स लिखते हैं। यहाँ पे आप लोग किसकी बात करते हैं, ओल्ड रेजिम की बात करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका न्यू रेजिम आ जाएगा। क्लियर, ये दोनों बातें आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, बहुत बार प्रैक्टिस कराया था, ठीक है। अब सवाल में जो जो चीजें दी गई हैं उनको फटाफट से हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर हमें गिवन है दैट इज द बेसिक सैलरी। क्या गिवन है आपको, बेसिक सैलरी गिवन है। और ये जो बेसिक सैलरी कितना गिवन है ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको बेसिक सैलरी गिवन है 30,000 रुपया पर मंथ है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मैं क्या करूं, ये जो 30,000 अमाउंट है इसको कितने से मल्टीप्लाई करा दूं, 12 से, क्योंकि 12 महीने का रहेगा। 12×36 कितना अमाउंट आ जाएगा, 3,60,000 आ जाएगा। क्लियर, तो पहला आपका सोल्व हो गया होगा पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है, कितना आ गया आपका 3,60,000 आ गया है। दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, डियरेंस अलाउंस दिया हुआ है। याद रखिएगा डियरेंस अलाउंस का 50% कहां पे है, रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर है, इसका यूज करेंगे। वैसे डियरेंस अलाउंस कितना गिवन है अगर आप लोग देखेंगे 8,000 रुपया पर महीने गिवन है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8,000 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 12×96 यानी कि 96,000 हो जाएगा। यहाँ पे चाहे आपका ओल्ड रेजिम हो चाहे आपका न्यू रेजिम हो, कितना आ गया आपका 96,000 आ गया है। ये सेकंड पॉइंट था। अगर आप लोग थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपको दिया हुआ है कमीशन, 3,000 रुपया एक महीने का कमीशन है। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पे लिख देंगे सर हमारा क्या गिवन है, आपका कमीशन गिवन है, ठीक है ना। आप लोग कमीशन की बात करते हैं, 3,000 रुपए एक महीने के लिए गिवन है, 12 महीने के
लिए निकालना है, कितना आ जाएगा 36,000। क्लियर, ऑब्वियस सी बात है 36,000 आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अगर आपको सेक्शंस और प्रोविजन याद है ना तो बहुत इजीली आप लोग इन तमाम सवालात को सोल्व कर पाएंगे। इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना दिया हुआ है, 800 रुपया हर महीने का दिया हुआ है। तो लिख दीजिए चौथे नंबर पे क्या गिवन है आपको, इंटरटेनमेंट अलाउंस गिवन है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, इंटरटेनमेंट अलाउंस आपको गिवन है 800 रुपया एक महीने का है, 12 से मल्टीप्लाई कराना है, 12 96 यानी कि 9600 9,600 बनेगा। यहाँ पे भी कितना बनेगा 9,600 बनेगा। डेट्स इट। क्लियर। अब आगे चलिए, 5 का पॉइंट क्या कहता है। 5 के पॉइंट के अंदर हमें करना है आपका एम्प्लॉयर। अच्छा, यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन है, याद है किसी को? रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर हमने क्या बात की थी, मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर कितना रेंट पे किया गया है, 15,000 पे किया गया है। तो जब भी आप लोग आरएफए की बात करते हैं तो यहाँ पे नोट कीजिएगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात करते हैं तो हम लोग लोअर लेके चलते हैं, एक्चुअल पेड। ठीक है ना, एक्चुअल रेंट पेड। ठीक है ना, तो एक्चुअल रेंट कितना पे किया गया, सबसे पहले आप लोग ये निकाल लीजिए कितना पे किया गया, 12,000 रुपया एक महीने का पे किया गया। 12 है या 15 है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कितना गिवन है आपका, 15,000 है। सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गया है, आप लोग इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। कितना गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, आपका 15 गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 15,000 लिख देंगे। और अगर आप लोग रेंट की बात करते हैं, 12 महीने का कैलकुलेट करते हैं तो कितना बनेगा, 15 की अगर आप लोग 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप लोग 15 की कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से, तो आई थिंक एक बार कैलकुलेशन करते हैं इसका। देखिए 15,000 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपका 12। तो अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो 1,80,000 बनता है। ठीक है, तो आपका अमाउंट कितना आ गया, 1,80,000 आ गया। ठीक है, एक तो पॉइंट ये आ गया। दूसरा क्या था, दूसरा पॉइंट हमें चेक करना था, हमें 10% लेना है किसका, सैलरी का। तो सैलरी का अगर आप लोग 10% लेते हैं तो कैसे निकालते हैं सैलरी, मैंने बताया था सैलरी निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, डियरेंस अलाउंस, सॉरी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितना बन रहा है आपका, 3,60,000 बन रहा है। ठीक है, ठीक है। और डियरेंस अलाउंस कितना लेना है आपका, 50% है। 96,000 का 50% कितना बनता है, 48,000। तो कितना आ जाएगा आपका, 48,000 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे कमीशन, कमीशन कितना है आपका, 36,000 है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कमीशन को ऐड करेंगे। कमीशन कितना है, 36,000। और उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, कमीशन कितना है आपका, 36,000। और एक आप लोग किसको ऐड करेंगे, यहाँ पे आपका इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है, 9600 है। टोटल कर दीजिए। अगर आप लोग टोटल करते हैं तो ये आपको सैलरी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन सब चीजों को टोटल करूं तो कितना आता है, देखिए एक तो आपका 3,60,000 गिवन है, प्लस में आपका 48,000 गिवन है, प्लस में आपको 36,000 गिवन है, प्लस में आपका 9600 गिवन है। तो माय डियर फ्रेंड 4,53,600 बनेगा। कितना बनेगा, 4,53,600 बनेगा। अगर आप लोग इसका 10% निकालते हैं, 10% ऑफ सैलरी निकालते हैं तो क्या कहेंगे आप लोग, इसका कितना बनेगा, 45,360 रुपया। क्लियर। तो यहां पे आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान देना है सर इन दोनों में अगर आप ध्यान देंगे, पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू हमारी है आपकी 1,80,000, दूसरी क्या है 45,360। इनमें लोअर कौन है, ये वाला लोअर है, तो हम लोग इसको आपका टैक्सेबल कर देंगे। यानी कि अगर आप लोग कहते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर आपका कितना टैक्सेबल हो जाएगा, आपका 45,360 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर। दोनों रेजिम में कितना होगा, 45,360। क्लियर। ये समझ में आया कैसे किया है मैंने, बहुत आसान है। हमने क्या किया, एक्चुअल रेंट पेड निकाल दिया, एक महीने का 15,000 है तो 12 से गुना कर दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, हमें सैलरी कैलकुलेट करना होता है 10%। सैलरी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक पे ले लीजिए और आपको डीए लेके चलना है। डीए कौन सा लेके चलना है, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। फिर आपने क्या किया, कमीशन ले लिया है और प्लस में अगर आपको कोई अलाउंस है, टैक्सेबल अलाउंस है, वो ऐड कर देना। टोटल अमाउंट कितना आ गया, 4,53,600। इसका 10% निकाला, 45,360। आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान ये देना है माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो लोअर अमाउंट होगा ना वही क्या होगा, टैक्सेबल होगा। क्लियर। ये हम काफी बार बात कर चुके हैं। अगर आपने मेरी क्लासेस को अच्छे से लगाया होगा तो मैं गारंटी दे सकता हूं ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे, क्योंकि काफी डिटेल में जाकर के हम लोगों ने तमाम चीजों को प्रैक्टिस किया था। आगे देखिए, आगे है रेज इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको, कितना इंटरेस्ट फ्री लोन है 20,000 का। आप ध्यान दीजिए
लीजिएगा, अगर आपको याद हो तो इंटरेस्ट फ्री लोन का क्या कॉन्सेप्ट था, मैं फटाफट से आपको बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हमने पढ़ा था आपका, अगर आप लोग इंटरेस्ट फ्री लोन का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो यहां पे दो तरीके का एग्जम्प्ट था। दो तरीके का एग्जम्प्ट का मतलब, सबसे पहले अगर आपका लोन अमाउंट अगर आप लोग देखते हैं, अगर आप लोग क्या कहेंगे, लोन अमाउंट अगर आपका लेस देन इक्वल टू, अगर आपको याद हो तो क्या बताया था मैंने, लेस देन या फिर इक्वल टू, दोनों चीजें आप लोग लेके चलते हैं, किसके है, 20,000 के है, तो ये पूरा का पूरा आपका एग्जम्प्ट रहेगा। क्लियर, क्या रहेगा आपका, एग्जम्प्ट रहेगा। तो यानी कि अगर आप लोग कहते हैं लोन फ्री इंटरेस्ट की अगर आप लोग बात करते हैं, लोन फ्री या फिर इंटरेस्ट फ्री लोन है, लोन फ्री इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है आपका, इंटरेस्ट फ्री लोन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आपका इंटरेस्ट फ्री लोन। अब इंटरेस्ट फ्री लोन का क्या केस है, यहाँ पे आपका कोई भी आपको वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया है वो खुद ही 20,000 का लिया है और 20,000 तक एग्जम्प्ट है। और अगर आपको याद हो, अगर आपको कोई सीवियर डिजीज हो जाता है और उस केस में अगर आपके पास इंटरेस्ट फ्री लोन होता है तो वो भी आपका टैक्सेबल सैलरी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ये सारी बातें मैंने आपकी क्लास के दरमियान की हुई है, आप सभी को याद होगा और एक तरीके से रिवाइज भी हो गया होगा। क्लियर, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए फटाफट से। यहां तक हम लोगों ने आपके सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये तमाम पॉइंट्स हो गए। अब आगे देखिए छठा पॉइंट क्या कहता है, इंप्लॉयर रीइंबर्स्ड मेडिकल बिल दिया हुआ, मेडिकल बिल कितना है, 20,000 है। ठीक है, तो सीधा सीधा मेडिकल बिल आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे कि सर हमें क्या निकालना है, मेडिकल बिल निकालना है, और मेडिकल बिल कितना है, 20,000 है। दोनों केसेस में कितना है, 20,000 है। तो अगर आप लोग यहां पे करते हैं, साथ के पॉइंट को अगर आप लोग यहां पे नोट करते हैं तो आपका क्या बनेगा, आपका मेडिकल बिल बनेगा। याद रखिएगा, मेडिकल बिल और मेडिकल अलाउंस दोनों अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, कितना आ गया आपका 20,000 आ गया, यहां पे भी कितना आ जाएगा आपका 20,000 है, तो 20,000 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज द पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, कंपनी पेड करती है प्रोफेशनल टैक्स, कितना है, 250। अभी तो इसको ऐड करेंगे, बाद में जाके माइनस होगा, नियम मैंने आपको सिखा रखा है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, दोनों के अंदर आप लोग ऐड कर देंगे आपका, दैट इज द प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स कितना है, 2,500 है, 250 नहीं है, सॉरी, कितना है आपका 2,500 है। तो 2,500 यहाँ पे आ जाएगा, 2,500 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोग इसको क्या कर देंगे, आपका 2,500 कर देंगे। ठीक है, कितना आ गया, 2,500 आ गया। 8 का पॉइंट क्लियर हो गया। अब 9 का पॉइंट देखिए, 9 के अंदर क्या दिया हुआ है, एक कंपनी कंट्रीब्यूट करती है 50,000 किसके अंदर, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर। याद है किसी को रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का क्या मतलब था, अगर आपको याद हो तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर एक आपका इंप्लॉयर होता है, जिसको आप लोग कंपनी भी कह सकते हैं, एक आपका इंप्लॉय होता है। ठीक है, इसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, इसने कंट्रीब्यूट किया है 50,000। क्लियर है, आपका कितना किया है, 50,000। अगर याद हो तो यहां पे हम लोग 12% तक एग्जम्प्ट करते हैं, किसका, सैलरी का, किसका करते हैं, सैलरी का। और अगर आपको याद हो तो सैलरी के अंदर यहां पे केवल दो ही चीजें आती हैं। सैलरी के अंदर आपका क्या क्या आता है, एक तो आपका बेसिक पे आता है, प्लस में एक आपका डियरेंस अलाउंस आता है, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग ये कह सकते हैं, अगर आप सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं, बेसिक पे आपका 3,60,000 है, रिटायरमेंट बेनिफिट का 50% 96,000 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा। अगर आप लोग इसको ऐड करते हैं तो हमारा सैलरी कितना बनेगा बच्चा, हमारा सैलरी बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 और 6 14, और यहाँ पे एक, यानी कि 44,000, सॉरी नहीं, कुछ गड़बड़ है, 48,000 के समथिंग आएगा। एक मिनट, इसको मैं दोबारा से कैलकुलेट कर लेता हूं। इसकी कैलकुलेशन करिए, कितना आएगा, 3,60,000, और अगर आप लोग 40 ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 4,08,000 आना चाहिए मेरे हिसाब से। कितना आना चाहिए आपका, 4,08,000। अभी भी मेरे को लग रहा कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूं आपका कितना आएगा। हम बात कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड के अंदर सैलरी की, 3,60,000 आपका प्लस में 48 करते हैं तो 4,08,000 आएगा। यस, दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, आपका कितना बनेगा, 4,08,000 बनेगा। तो कितना बना आपका, ये आपका, सॉरी क्या कर रहा हूं यार मैं, हाँ, 4,08,000 बनेगा। ठीक है, कितना बना है आपका, 4,08,000 बन गया है। अब करना क्या है, आपको इसका 10% निकालना है, नहीं 12%। ठीक है, अगर आप इसका 12% निकालते हैं, 12% ऑफ 4,08,000, अगर आप लोग इसका 12% निकालते हैं तो कितना आएगा, कर लीजिए फट से, 4,08,000 है, मल्टीप्लाई में कितना करना है आपको, 12% करना है, 48,960। कितना आएगा, 48,960। याद आया कुछ
कुछ? अब यहां तक ध्यान से समझिएगा मेरी बात। इसके अंदर से ठीक है, हमें कितना दिया हुआ था? 50,000 दिया हुआ था। ओके, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या किया मैंने, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। हम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। एम्प्लॉयर ने 50,000 कॉन्ट्रीब्यूट किया है। हमें पता है नियम क्या कहता है, 12% सैलरी का एग्जम्प्ट रहेगा। अगर उससे ज्यादा होता है तो आप लोग क्या करते हैं, उसको टैक्सेबल कर देते हैं। सैलरी का मीनिंग यहाँ पे क्या है, बेसिक पे, डियरेंस अलाउंस लेके चलते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। बेसिक पे से जो बेसिक सैलरी है आपकी कितनी है, 3,60,000 है। डियरेंस अलाउंस टोटल बनता है 96,000। अगर उसका 50% किस में है, रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर है, तो 48,000 आ जाएगा। दोनों को ऐड करते हैं तो 4,08,000 बनता है। इसका 12% निकालते हैं तो 48,960 बनता है। हमारे पास अमाउंट कितना था, 50,000। अगर मैं इसके अंदर से 48,960 माइनस कर देता हूं तो 1,040 बनता है। ये अमाउंट टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका, टैक्सेबल होगा। तो यहां पे अगर आप लोग नोट करना चाहें तो आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं सर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जिसका टैक्सेबल अमाउंट कितना आया है, ये आपका 1,040 है। यस, दिस वन 1,040, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, बचा 1,040 आ जाएगा। क्लियर? आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी, यहां तक चीजें आपको क्लियर रही होंगी। जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि क्या आपने 17 की 17 क्लासेस लगा ली हैं, क्योंकि हमने वहां पर सारे प्रोविजंस को, सारे सेक्शंस को डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अब जब सारी चीजों को कंपाइल करेंगे तभी आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएंगे, रेदर देन आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 18 नंबर का सवाल है, मजाक नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 10 के पॉइंट पर आते हैं। 10 का पॉइंट क्या कहता है, 10 का पॉइंट कहता है आपको रिसीव हुआ है 20,000 रुपया एज ए शेयर ऑफ ए प्रॉफिट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। तो ये जो पार्टनरशिप फर्म वाला लफड़ा है ये हमारा अदर्स सोर्स की कैटेगरी में जाता है। यहां पे सैलरी के अंदर हम लोग इसको इंक्लूड करके नहीं चलते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो इसको यहां पे नहीं लेके चलेंगे। हाँ, जो इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट क्या है, आपको 30,000 रुपया मिला है, क्रेडिट हुआ है। प्रोविडेंट फंड के अंदर कितना है, 12% पर एनम का दिया हुआ है। याद है किसी को, अगर आप इंटरेस्ट की बात करते हैं प्रोविडेंट फंड के ऊपर तो कितना एग्जम्प्ट होता है सर, 9.5% एग्जम्प्ट होता है। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा है, अगर आप 9.5 में से 12 में से 9.5 माइनस करेंगे तो 2.5% एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कितना टैक्सेबल हो जाएगा, ये जो अमाउंट है 30,000, इसका क्या हो जाएगा, 2.5% टैक्सेबल हो जाएगा। कैसे निकालेंगे सीखिएगा ध्यान से। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पीएफ अकाउंट। ठीक है, तो अगर आप लोग यहां पे नोट करेंगे तो क्या कहेंगे, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। ठीक है ना, प्रोविडेंट फंड के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है। सीख लीजिए कैसे निकालना है। 30,000 अमाउंट गिवन है, ठीक है ना, हमें कितना परसेंट निकालना है, 2.5% निकालना है। और याद रखिएगा कितना गिवन था, 12% गिवन था। ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिंपल सा है, आपको मैंने सिखाया भी था। ये अमाउंट अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं, 30,000 की मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 से, डिवाइड करते हैं 12 से, तो ये आएगा 6250। आई थिंक दिस वन इज करेक्ट। ओके, ये आ गया आपका 6250। कितना आ गया आपका, 6250। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका, 6250। तो ये आपका जो पॉइंट था, पॉइंट नंबर 10, ये भी क्लियर हो गया। वैसे ही जो पॉइंट नंबर 10 नहीं है, ये कौन सा पॉइंट नंबर 11 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 11, क्योंकि पॉइंट नंबर 10 सैलरी के अंदर नहीं है, अदर सोर्स के अंदर है। वहां पे आपको बोनस वगैरह जो भी आपका शेयर से प्रॉफिट आपका रिसीव हुआ है। ऐसे ही अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर आप लोग पॉइंट नंबर कितना है, ये आपका 11, 12 है, यहाँ पे क्या मिला है आपको, डिविडेंड मिला है। तो डिविडेंड भी सैलरी वाले के अंदर नहीं आएगा, इसको भी एक तरीके से हटा देंगे। अब ध्यान क्या देना है, ध्यान देना आपको एलआईसी प्रीमियम। एलआईसी प्रीमियम भी आपका एग्जम्पशन के अंदर आता है, तो यहां पे हम लोग इसको भी हटा देंगे एटीसी के अकॉर्डिंग। डोनेशन वाला पार्ट भी हट जाएगा, माने जो जो कैलकुलेशन का पार्ट था वो हो चुका है। यहां तक आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये जितनी चीजें बची है ना, इनको कैसे टैकल करना है अभी मैं आपको समझाऊंगा, चीजें सिखाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन अभी तक इतनी चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई बताइए। अब क्या करेंगे, अब हम यहां पे निकाल लेंगे ग्रोस टोटल सैलरी। क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, ग्रोस टोटल सैलरी। अगर आप लोग इन दोनों को ऐड कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रोस टोटल सैलरी मिल जाएगा। न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग भी, ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग भी, 5,76,750। मैं बता देता हूं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर, 5,76,750 अमाउंट आएगा। यहाँ पे भी कितना आएगा, 5,76,750। अगर आप लोगों को ग्रोस टोटल सैलरी के अंदर से माइनस कर देते हैं, अगर आप
आप लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन, याद है किसी को स्टैंडर्ड डिडक्शन किस सेक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ा था? अंडर द सेक्शन, अगर आपको याद हो तो 16 फर्स्ट ए के अकॉर्डिंग पढ़ा था, ठीक है, याद होगा। तो ये वाला जो सेक्शन हमें पढ़ना है, अगर आप लोग ओल्ड रेजिम ऑप्ट करते हैं तो बच्चा 50,000 माइनस होएगा, अगर आप लोग न्यू रेजिम ऑप्ट करते हैं तो आपका 75,000 माइनस होता है। अगर आप लोग इसको माइनस कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका नेट टैक्सेबल सैलरी, ठीक है, टैक्सेबल सैलरी कह सकते हो आप लोग इसको। क्या कहेंगे आप लोग? कहेंगे इसको इनकम या फिर क्या कहेंगे? टैक्सेबल सैलरी। क्या कहेंगे? टैक्सेबल सैलरी। या फिर एक चीज और कर सकते हैं, साथ साथ इसके अंदर से मैं आपका प्रोफेशनल टैक्स भी माइनस कर देता हूं। क्या कर देता हूं? प्रोफेशनल टैक्स 2,500 का था, तो याद रखिएगा ये जो प्रोफेशनल टैक्स है केवल और केवल ओल्ड रेजिम के अंदर माइनस होता है, न्यू के अंदर माइनस नहीं होता है। तो यहां पे जो आपको आंसर मिलेगा दैट वन इज इनकम फ्रॉम सैलरी। ये क्या हो गया है आपका? ये निकल के आ गया है इनकम फ्रॉम सैलरी। हम क्या कह सकते हैं? हमने क्या निकाल दिया? इनकम फ्रॉम सैलरी। घटाने के बाद आंसर बता देता हूं, 5,24,250। और अगर आप यहां पे करते हैं कितना आएगा? 5,24,000 और यहां पे कितना आएगा? 250, 250 आ जाएगा। और न्यू रेजिम के अंदर आंसर आ रहा है आपका 75,000 माइनस करने के बाद 5,01,750। तो आप लोग क्या कहेंगे? 5,01,750 ये आंसर आ गया। क्लियर? इतनी बातें उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, जहन में बैठ गई होगी, यहां तक कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? अब जब आपने इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट कर ही लिया है, अब हमें क्या करना है? अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे डिडक्शन। 2 डिडक्शन लगेंगे, एटीसी का लगेगा और एटीजी का लगेगा। सबसे पहले आप लोग लगा दीजिए एटीसी का डिडक्शन, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे? एटीसी का डिडक्शन यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान में देने हैं। शेयर ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। यहां पे आपको क्या ध्यान देना है? आपको ये वाला पॉइंट भूलना नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? आप लोग शेयर्स के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। अगर आप लोग पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो यहां पे ये जो अमाउंट आपको प्रॉफिट में हुआ है ना बच्चा, ये एग्जम्प्ट रहेगा। क्या रहेगा आपका? एग्जम्प्ट रहेगा। याद रखिएगा शेयर से जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है आपका? एग्जम्प्ट होता है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इसी पॉइंट के अंदर हमारा एक पॉइंट था, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है ना 10,000, ये ऐड होगा, दोनों के अंदर ऐड होगा। तो अगर आप लोग यहां पे नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, आपका जो डिविडेंड रिसीव्ड है ना वो कितना है आपका? 10,000 है। तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर 10,000 को ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 10,000 आ जाएगा। क्लियर? कितना ऐड करना है? 10,000 ऐड करना है। आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ये डिडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? डिडक्शन वाला पार्ट और कर लेते हैं ताकि ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम लोग डिडक्शन पढ़ेंगे। और सबसे पहला कौन सा पढ़ लेते हैं? डिडक्शन पढ़ लेते हैं अंडर द सेक्शन। कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं? एटीसी की बात करें। एटीसी किससे जुड़ा हुआ है? एटीसी आपके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। एटीसी आपके रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जुड़ा हुआ है। एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया था? आपका 50,000 कंट्रीब्यूट किया था। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग क्या कर देंगे? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करेंगे, कितना कंट्रीब्यूट किया हुआ है? 50,000 कंट्रीब्यूट किया हुआ है। दूसरा पॉइंट अगर आप लोग एटीसी की बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आप लोग बात करते हैं, प्रोविजन याद है 1/4/2000 पहले से प्रायर की बात हो रही है, तो आपको 20% इंक्लूड करके चलना है, ठीक है ना। तो आपका जो 10 ईयर अमाउंट है उसका कितना लेके चलना? 20%। तो कितना बन जाएगा आपका? अगर आप लोग लेते 1 लाख का अगर 20% निकालते हैं तो आपका 20,000 बन जाएगा। माने आप लोग LIP लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कितना लेके चलेंगे? 20% ऑफ द 10 ईयर अमाउंट कितना हो जाएगा? 20,000। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं है? यहां तक आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारी सारी कैलकुलेशन एक ही जगह हो उसके, ठीक है ना। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके अंदर ही आप लोग फटाफट से डिडक्शन माइनस कर दीजिए। आपका डिडक्शन आपको अप्लाई करना है अंडर द सेक्शन ATG का। किसका डिडक्शन अप्लाई करना है? ATG का। अब ATG का जब डिडक्शन आप लोग अप्लाई करते हैं तो ATG के अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा? जितने भी डोनेशन है, हमारे पास 2 तरीके के डोनेशन आए थे। एक डोनेशन था आपका डोनेशन प्राइम मिनिस्टर वाला। डायरेक्ट डोनेशन कर देता हूं, 80 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 90, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूं? आपका डोनेशन लिख देता हूं। आपको अलग अलग लिखना है आपकी कॉपी के अंदर, ठीक है ना। जब भी आप लोग आंसर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? डोनेशन आप लोगों का 80 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 90,000। अब इसको टोटल कर लीजिए, ठीक है। तमाम को क्या करेंगे? टोटल करेंगे और ये क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? आपका माइनस होगा। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। ये ओल्ड रेजिम के अंदर माइनस होगा। इन तीनों को टोटल करते 1,27,693।
कितना बनेगा 1,27,693। क्लियर है, ये थोड़ा ध्यान में देना है, ठीक है ना। डोनेशन ऑन द गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग वाला ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप देखेंगे तो कितना आएगा 90। ये जो डोनेशन है ना, डोनेशन अगर आप लोग टोटल कैलकुलेट करते हैं तो टोटल में डायरेक्ट आपको बता देता हूं, एग्जम्पशन का रूल लगा के आपका प्राइम मिनिस्टर वाले में तो 10,000 आएगा, नीचे में आएगा 47,693, माने हम क्या कह सकते हैं 47,693 और प्लस में कितना आ गया आपका 10,000 आ गया, तो आप लोग क्या कहेंगे 57,693। यस, दिस वन इज करेक्ट, 57,693। अगर आप टोटल करते हैं, इन सबको टोटल करते हैं तो दिस इज द 1,27,693। तो आप लोग क्या कहेंगे 1,27,693, ये बन गया। इसको माइनस कर देंगे तो अब यहां पे जो आपको आंसर मिलेगा ना, इनको माइनस करने के बाद जो आंसर हमारे पास आएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, दैट इज द टोटल इनकम। क्या बोला जाएगा, ये आपका बन गया है टोटल इनकम। माइनस कीजिए फटाफट से, कितना आएगा टोटल इनकम मैं बता देता हूं। यहां पे आया है आपका 4,06,557। 4 लाख आपका कितना बना है 6,557, 6,557। ओके, और उसका कितना बना है, इसका बना है 5,11,750। ठीक है, तो कितना बना है 5,11,750। तो देखिए ये आपका फाइनल आंसर है, एक पार्ट आपका सोल्व हो चुका है। यहां पे हमने क्या क्या चीजों को प्रैक्टिस किया, देखिए तमाम चीजों को हमने प्रैक्टिस किया है, जितनी भी चीजें हैं उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। एक बार वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो समझ में आएगा। ये जो डिडक्शन वाला पार्ट है ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने इंपॉर्टेंट क्लासेज है जो 17 की 17 देखी होंगी और जितने भी प्रोविजन है याद होंगे। ठीक है, आपने एटीजी का डिडक्शन लगाया है, कितना अमाउंट निकालना है, और एटीसी के अंदर तो डायरेक्ट ही लग जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी बच्चे को अगर एटीजी को समझने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट कर दीजिएगा, अगले सवाल के अंदर मैं आपका डाउट ले लूंगा। बाकी मेरे को नहीं लगता, अगर आपने क्लास लिया है तो आपको चीजें समझ में आ ही जाएंगी। क्लियर है, ये आपका टोटल इनकम आ गया है, पहला पार्ट हमारा सोल्व हो गया है टोटल इनकम वाला। अब हम क्या करेंगे, टैक्स लायबिलिटी को निकालेंगे। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी को कैसे निकालते हैं सर, टैक्स लायबिलिटी की बात कर ही रहे हो तो हमारे पास दो रेजिम बन जाएंगे। एक रेजिम कैसा होगा, ओल्ड वाला, और एक कैसा होगा, हमारे पास एक न्यू वाला रेजिम होगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, आपका ओल्ड रेजिम ले लेंगे और क्या ले लेंगे, आपका न्यू रेजिम ले लेंगे। क्लियर है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको हटा देता हूं 1 मिनट यहां से। ओके, मैंने क्या किया, मैंने आपके एक बॉक्स बना लिया है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हम इसको पर्टिकुलरली यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो रेजिम बना लेते हैं, एक आपका ओल्ड रेजिम हो जाएगा, एक आपका न्यू रेजिम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इनकम की बात करते हैं, टोटल इनकम अगर आप लोग लिखते हैं तो टोटल इनकम कितना है हमारे पास, टोटल इनकम है ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग दैट इज इक्वल टू द 4,06,557, 4,06,557। क्लियर है, अगर आप लोग यहां पे बात करते हैं, न्यू रेजिम की बात करते हैं, तो टोटल इनकम कितनी गिवन है आपकी, दैट इज 5 लाख कितना है आपका 11,750, 5,11,750। याद रखिएगा ये आपका न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर ये न्यू रेजिम है और ये वाला क्या है, ये आपका ओल्ड रेजिम है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको कैलकुलेट करना। देखिए अगर आप लोग देखेंगे 4,06,557 है, तो अगर आप यहाँ पे स्लैब बने हुए ओल्ड रेजिम के अंदर आप लोगों का टैक्स फ्री कब तक होता है, 2.5 लाख में, और अगर आपको न्यू रेजिम होगा तो 3 लाख से शुरुआत होता है। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं ऑन फर्स्ट क्या है आपका, पहला फर्स्ट क्या है आपका 2.5 लाख, आपका टैक्स कितना लगेगा, आपका 0 टैक्स लगेगा। तो मैं कितना लिख देता हूं यहाँ पे, नील लिख देता हूं। अब अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास बैलेंस बच जाएगा, क्या बच जाएगा, आपके पास एक बैलेंस बचेगा। कितना बैलेंस बचेगा, अगर आप लोग 2.5 लाख माइनस कर देते हैं 4,06,557 के अंदर से, अगर आप लोग 2.5 लाख माइनस करते हैं तो आपका बनता है 1,56,557। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे 1,56,557। ठीक है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कितना लगेगा, इसके ऊपर 5% लगता है, इस स्लैब के ऊपर कितना लगेगा आपका 5% लगेगा, तो आपको निकालना है कितना आएगा 5%, ये आएगा 7,827। तो यहीं पे लिख देता हूं कितना आया 7,827 आया। ठीक है, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी बन गई है। अगर आपको याद हो तो अगर आप ओल्ड रेजिम की बात करते हैं तो आपको रिबेट भी मिलता है, क्या मिलता है आपको, रिबेट मिलता है, जो आपको घटाना होता है। किसका रिबेट मिलता है, 87A का रिबेट मिलता है। अगर आपको 87
87A का रिबेट मिलता है, तो ओल्ड रेजिम के अंदर 12,500 तक की शुरुआत है, तो ये हमारा कम अमाउंट है, कम अमाउंट है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, सारा का सारा क्या हो जाएगा। अगर आप लोग रिबेट की बात करते हैं, क्या करते हैं, रिबेट की बात करते हैं, तो एज इट इज क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपको एक तरीके से बेनिफिट मिल जाएगा। प्लस में अगर आप लोग बात करते हैं सेस की, हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है ना, आप लोग किसकी बात करते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की बात करते हैं, तो कितना लगता है, 4% लगता है। 4% के अंदर ये सब आ गया, टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया है आपका 0, ठीक है। माने अगर आप लोग देखेंगे टैक्स लायबिलिटी में सीधा क्या लिख देता हूं, टैक्स लायबिलिटी आपका कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है, कितना हुआ टैक्स लायबिलिटी आपका 0, समझ में है ना। क्योंकि देखिए अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 12,000 से कम ही आएगा, 12,500 तक का आपको रिबेट मिलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेस करना होता है, ठीक है। ऐसे आप लोग यहाँ पे करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग क्या बना हुआ है, ओन फर्स्ट आपका पहला 3 लाख तक की बात होती है, 3 लाख के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है, तो 3 लाख के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आप लोग बैलेंस देखते हैं तो कितना बैलेंस बनता है आपका, अगर आप लोग इसको माइनस कर देते हैं अमाउंट को, कितना है, 5,11,750 है, इसके अंदर से हम लोग 3 लाख माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो कितना बचा आपका, 3 लाख बचा, 1 मिनट मैंने गड़बड़ कर दिया है, हमें क्या लेना है, 5,11,000 लेना है ना, 5,11,000 के अंदर से हमें 3 लाख माइनस करना है, तो 2,11,175 बचेगा, 2,11,175 बचेगा। इसके ऊपर आपका टैक्स लायबिलिटी बनेगा, कितना परसेंट बनेगा, 5%। अगर आप लोग इसका 5% निकालते हैं, मल्टीप्लाई में 5% अगर निकाल लूं तो 10,558 बनेगा, 10,558 बनेगा। क्लियर है। अगर आप लोग इसके ऊपर सेस और लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, सेस कितना, 4%, ठीक है ना। सेस बाद में लगता है, पहले आप इसमें क्या लगाएंगे, रिबेट लगाएंगे, ठीक है। तो वही आपका क्या हो जाएगा, रिबेट कर दीजिए, लेस लेस क्या करेंगे आप लोग, रिबेट, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपका रिबेट लेस कर रहा हूं। अगर रिबेट लेस करता हूं तो किसके अकॉर्डिंग होगा, 87A के अकॉर्डिंग होगा। न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग रिबेट आपको मिलता है 25,000 का, कितने का मिलता है आपको, 25,000 का रिबेट मिलता है। याद रखिएगा कितने का रिबेट मिलता है, 25,000 का। यहाँ पे कितना मिलता है रिबेट आपको, 12,500 का मिलता है। तो 25,000 के अंदर 10,000 हो गया सारा, और सेस भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कितनी बनेगी, टैक्स लायबिलिटी आपकी बनेगी यहाँ पे नील, यानी कि आप क्या कहेंगे, सर हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, 0 है। क्लियर। ये सारी बातें किसको समझ में आएंगी, जिन बच्चों ने सारी क्लासेस देखी है, मैंने सारे ओल्ड रेजिम भी पढ़ाया हुआ है, न्यू रेजिम भी पढ़ाया हुआ है, ये सारी बातें बताई हुई है। 87A क्या होता है, ओल्ड रेजिम के अंदर कितना रिबेट मिलता है, न्यू रेजिम के अंदर कितना रिबेट मिलता है, सेस 4% कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो टैक्सेबल इनकम आपको निकालना आ गया है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम का अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या निकाला है, हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर आपका टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट किया है। तो हमने क्या निकाला है, आपका टैक्स लायबिलिटी, याद रखिएगा क्या निकाला है, टैक्स लायबिलिटी। क्लियर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान में देना है, टैक्स लायबिलिटी 0 बनता है, और टोटल इनकम आपका ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम का अकॉर्डिंग कितना बनता है, तो लिख दीजिएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम मतलब आपका 2 रेजिम बन रहे हैं, एक आपका ओल्ड है, ओल्ड के अकॉर्डिंग आपकी कितनी आती है, दैट शुड बी 4,06,557, ठीक है ना। और अगर आप लोग न्यू रेजिम की बात करते हैं तो न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग कितनी आती है, 5,11,750 रुपया। क्लियर, ठीक है ना। और अगर आप लोग टैक्स लायबिलिटी की बात करते हैं दोनों के अकॉर्डिंग, यानी कि चाहे आप लोग किसी की भी बात करें, ओल्ड की बात करें चाहे न्यू की बात करें, दोनों में टैक्स लायबिलिटी कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। क्लियर। तो ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं, ये भी मैंने काफी बार रिपीटेड सवाल देखा है। आपके 10 ईयर के अंदर आपके 10 साल के पेपर को इवेलुएट करते हैं, दैट्स व्हाई ये सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस कराया। क्लियर है। और अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना, कहीं पे मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया है तो उसको आप लोग ज्यादा इतना एम्फसाइज मत करना है, क्योंकि कई बार सेशन के दरमियान गलतियां हो जाती है और आप उन चीजों को लेके थोड़ा सीरियस रहते हैं। ऐसा नहीं करना, कोई मिस्टेक हो गया है तो आप लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं कि सर यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ठीक है। बाकी मैंने कोशिश की है चीजें आपको समझाने की, आपको बेटर वे में समझ में आया होगा, कैलकुलेशन समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का कमेंट कर दीजिएगा, मैं टीम को बोलूंगा पीडीएफ लिंक यहाँ पे अटैच कर देंगे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो यूजफुल लगा तो इस वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी जितने भी लोग मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहे हैं, आप सभी का आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी लर्निंग।